डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और जैसे कि हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस की, 12th क्लास बायोलॉजी के जो चैप्टर्स हैं, और इसमें हम डिलीटेड जो चैप्टर्स हैं वहाँ से भी शुरू करेंगे। और जो सबसे पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, वहाँ से हम सबसे पहले कुछ एमसीक्यू हैं वो शुरू करेंगे। और ये चैप्टर हालांकि लेकिन सीयूटी के लिए, नीट के लिए और बाकी कुछ एग्जाम्स के लिए आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। तो डिलीटेड है तो इसका हम थोड़ा सा इंट्रो कर लेते हैं, जिसमें इस चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम देखेंगे। तो जैसे कि आपको क्रम से ही पता लग रहा है, रिप्रोडक्शन जिसके बारे में आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हो, जिसके अंदर हम मेनली एक जर्नल इंट्रो ही इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। और रिप्रोडक्शन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर जो पेरेंट्स हैं वो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। जिस बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा ये बोल सकते हैं कि जो प्रीवियस जनरेशन है वो अपनी ऑनगोइंग जनरेशन है या फिर जो आगे जनरेशन आएगी उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो मेनली टू टाइप्स के हम रिप्रोडक्शन है वो पढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर, जिसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको हम अलैंगिक प्रजनन भी बोलते हैं, और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसके बारे में इस चैप्टर में केवल एक जनरल आइडिया दिया हुआ है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कि हम 10th क्लास में या इससे प्रीवियस क्लासेज में भी थोड़ा सा आइडिया हमको मिलता है, ये एक यूनिपेरेंटल प्रोसेस होती है। यूनिपेरेंटल मतलब सिंगल पेरेंट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन हायर क्लासेज के लिए ये डेफिनेशन इतनी पूरी नहीं होती। इसके अंदर कुछ प्रोसेसेज हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है वो यहाँ पे नहीं शो होती हैं। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक गैमेटोजेनेसिस, इसके अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनते हैं और उनके बाद उनका फ्यूजन होता है जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, और जाइगोट से आगे इम्ब्रियोजेनेसिस है, सीड है, प्लांट के अंदर सीड बनता है, और जो एनिमल्स हैं उनके अंदर फीटस वगैरह है वो बनते हैं। ये सारे जितने भी इवेंट्स हैं वो इवेंट्स यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। यहाँ पे सिंपल प्रोसेस से ही एक ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, आगे डिवाइड करता है। जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हम कुछ टाइप्स हैं वो इस चैप्टर के अंदर जो देखते हैं वो क्या रहेंगे। सबसे पहला है फीजन, और फीजन में भी हम जैसे बाइनरी फीजन पढ़ते थे 10th क्लास में, उसी के बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया हुआ है। और बाइनरी फीजन जैसे अमीबा के अंदर शो होता है। कुछ अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर जो अमीबा है या फिर प्लाज्मोडियम जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रोटोजोआ हैं, वो मल्टीपल फीजन भी शो करते हैं, मल्टीपल फीजन। और इनके अंदर क्या होता है, सिंपली एक सेल है वो डिवाइड करती है और दो या दो से अधिक सेल बनाती है। तो बाइनरी फिजन में बाइनरी मीन्स टू सेल्स में डिवाइड होती है एक पेरेंट सेल, और जबकि मल्टीपल फिजन में एक से ज़्यादा सेल में वो डिवाइड होती है, जैसे प्लाज्मोडियम के अंदर मल्टीपल फिजन है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा अमीबा भी अनफेवरेबल कंडीशन में जो मल्टीपल फिजन है वो शो करती है। इसके अलावा है फ्रेगमेंटेशन, जिसके अंदर एक सेल है या पेरेंट बॉडी है वो कुछ टुकड़ों में टूट जाता है, और जिसके द्वारा वो हर एक टुकड़ा एक नई ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकता है, फॉर्म कर सकता है। और इसके अंदर जो फ्रेगमेंटेशन है वो हम किस ऑर्गेनिज्म में देखते थे, एक एल्गा है स्पायरो गायरा, स्पायरोगायरा पॉन्ड्स के अंदर मिलता है, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा ही अपनी नंबर को इंक्रीज कर सकता है। ऐसे ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम बडिंग है, बडिंग जैसे हाइड्रा में होता है। उसके अलावा रीजनरेशन है, रीजनरेशन और ये हाइड्रा में शो होता है। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल हैं हम एमसीक्यू में भी स्टडी करेंगे। इसके अलावा रीजनरेशन है जो प्लेनेरिया के अंदर स्टडी किया जाता है। प्लेनेरिया काफ़ी, चाहे आप इसके हंड्रेड्स ऑफ जो पार्ट्स हैं वो कट करें, हर पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकता है, रीजनरेट कर सकता है। और उसके बाद है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो कि ज़्यादातर प्लांट्स के अंदर स्टडी किया जाता है, जिसके अंदर सीड के अलावा प्लांट का कोई भी पार्ट है वो एक नया ऑर्गेनिज्म है वो प्रोड्यूस कर सकता है, नई प्लांट बॉडी बना सकता है। इसके अलावा स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन, और स्पोर फॉर्मेशन को ज़्यादातर हम एक अलग टर्म के अंदर भी पढ़ा जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसी को मेनली कंसिडर किया जाता है बड़ी क्लासेज में। इसके अलावा जितने भी ये टाइप्स हमने पढ़े हैं इनको
मेनली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का नाम दिया जाता है। जैसे हम आगे के चैप्टर्स हैं या 11th क्लास के अंदर भी कुछ चैप्टर पढ़ते हैं जिनके अंदर एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टर्म्स यूज की जाती है, उसमें जितने भी ये टर्म्स हैं रीजनरेशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन और ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो वर्ड है ये प्लांट्स के लिए है, लेकिन जो रिप्रोडक्शन है वेजिटेटिव का मतलब क्या होता है, वो सेल बॉडी की जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती, उन्हीं सेल्स के लिए वेजिटेटिव वर्ड यूज किया जाता है। तो जितने भी हमने जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये जो टाइप पढ़े हैं, इनको हायर क्लासेज में 10th के बाद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर ही कंसिडर किया जाता है। जो स्पोर फॉर्मेशन है उसको हम रियल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें कंसिडर करते हैं। इसके अलावा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट्स के अंदर ज़्यादातर स्टडी किया जाता है। इसी तरीके से यदि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, इस चैप्टर में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, जस्ट इतना बताया गया है कि ये जो प्रोसेस है मेनली 3 इवेंट्स में अकर होती है, जिसके अंदर सबसे पहले गैमेट्स बनते हैं, जो आइडिया मैंने अभी दिया भी आपको, जिसको हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, जिसके अंदर मेल एंड फीमेल गैमेट्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स हैं उनका प्रोडक्शन होता है। और जब ये गैमेट्स उसके बाद क्या होते हैं, ट्रांसफर, इसके अंदर एक ही गैमेट है वो मूवेबल होता है, कई बार दोनों गैमेट भी मूव करते हैं प्लांट्स के केस में, तो जब एक दूसरे के पास पहुंचते हैं तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, गैमेट ट्रांसफर, गैमेट ट्रांसफर। और ये जो गैमेट ट्रांसफर है और गैमेटोजेनेसिस है, ये दोनों इवेंट्स एक दोनों के दोनों जो घटनाएं हैं वो प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर भी कंसिडर की जाती है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। उसके बाद जो दूसरे इवेंट है इसको हम फर्टिलाइजेशन, जो मेन इवेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन, जिसके अंदर गैमेट्स हैं वो फ्यूज होके जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं, और जायगोट के बाद जितनी भी आगे प्रोसेस होती हैं उनको हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बोलते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इसके अंदर जितने भी जो फीटस है मेल के, इनके अंदर जो ह्यूमन बीइंग है या एनिमल्स के अंदर, इसके अलावा जो प्लांट्स है उनके अंदर सीड फॉर्मेशन होता है। तो इम्ब्रियोजेनेसिस जो हम टर्म पढ़ते हैं इम्ब्रियो का बनना, वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में ही आता है। तो ये है इस चैप्टर के बारे में जनरल आइडिया। अब हम इसके जो क्वेश्चंस हैं वो स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कौन सा आंसर इसका सही रहेगा। ए फ्यू स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग द फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यहाँ पे जर्नल रिप्रोडक्शन के बारे में भी हमसे कुछ स्टेटमेंट दी हुई है और उसके बाद पूछा हुआ है कि इनमें से ट्रू स्टेटमेंट कौन सी हैं जो दोनों के अंदर आए, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही दोनों वो ट्रू बताएं। तो देख सकते हैं सबसे पहले स्टेटमेंट है गैमेट फ्यूजन टेक प्लेस। तो गैमेट फ्यूजन केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये इवेंट अब्सेंट होता है, अभी हमने डिस्कस किया इसके बारे में। तो ये दोनों के लिए तो नहीं है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक प्लेस, हाँ जेनेटिक मटेरियल जरूर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है, चाहे वो एसेक्सुअल मोड हो और चाहे वो सेक्सुअल मोड हो। रिडक्शन डिवीजन टेक प्लेस, दो टाइप के डिवीजन होते हैं, 11th क्लास में हम पढ़ते हैं इनके बारे में। एक माइटोसिस, माइटोसिस जिसको हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर हैं वो सेम रहते हैं। ज़्यादातर जो हमारी वेजिटेटिव सेल्स होती हैं, नॉर्मल सेल्स हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती, वो ज़्यादातर माइटोसिस डिवीजन है वो शो करती हैं। इसके अलावा एक डिवीजन होता है मियोसिस, और मियोसिस के अंदर रिडक्शनल डिवीजन भी हम इसको बोलते हैं। और रिडक्शनल डिवीजन ज़्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो शो नहीं करते हैं, ज़्यादातर ये जो प्रोसेस है वो किसके अंदर शो होती है, सेक्सुअल के अंदर। और रिडक्शनल डिवीजन कब होता है, जब गैमेट्स फॉर्मेशन होता है, गैमेटोजेनेसिस होती है, उस केस में जो क्रोमोसोम नंबर हैं वो डबल से आधे रह जाते हैं। और ये भी हम बोल सकते हैं कि ये सेक्सुअल में आता है ना कि बोथ में। उसके बाद फोर्थ पे देखते हैं, प्रोजेनी हैव सम रिजेम्बलेंस विद पेरेंट्स, हाँ रिजेम्बलेंस जरूर रहती है, सम किस में होती है, सेक्सुअल में, और जबकि एसेक्सुअल के अंदर टोटली रिजेम्बलेंस है वो शो होती है, आइडेंटिकल कॉपी हैं वो बनती हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अलैंगिक में, जबकि सिमिलर बनते हैं
मिलते जुलते बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो ये पॉइंट भी हमारा यहाँ पे ठीक हो जाता है। तो सेकंड और फोर्थ सी जो आंसर है यहाँ पे हम के साथ चलेंगे। तो इस टाइप के जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यदि आप करते हो तो इसमें काफ़ी कुछ चैप्टर है एक साथ में आपका कवर हो जाएगा, उसके लिए तो अलग से चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में एक वर्ड आता है क्लोन, और इसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हो। कहीं ना कहीं एक डोली टिप है, उसका एक क्लोन तैयार किया गया था। क्लोन किसके लिए वर्ड यूज करते हैं? जो बिल्कुल एक आइडेंटिकल कॉपी हो, आइडेंटिकल कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी, जिसके अंदर जीन भी और जो उसका एक्सटर्नल करेक्टर्स हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ मिलते हैं, उसके लिए हम क्लोन वर्ड यूज करते हैं। ऑफस्प्रिंग्स डू नॉट पोसेस एग्जैक्ट कॉपी किसके लिए आया है? अप्लाइड टू द ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज ये जो टर्म है ये ज़्यादातर हम किसके लिए यूज करते हैं? एसेक्सुअल। कैन नॉट वर्ड यूज आया है इसमें कि एसेक्सुअल के लिए हम यूज कर सकते हैं, सेक्सुअल के लिए नहीं यूज कर सकते। कैन नॉट बी अप्लाइड टू द ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल के लिए हम क्यों नहीं वर्ड यूज कर सकते? क्यों? का रीजन देखेंगे। ऑफस्प्रिंग्स डू नॉट पोसेस एग्जैक्ट कॉपीज, तो इसमें रीजन हालांकि इसका फर्स्ट ही सही है कि उनके पास एग्जैक्ट कॉपी, बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी, या फिर हम बोल सकते हैं कि डिट्टो एक दूसरे के साथ नहीं मिलते हैं जो पेरेंट्स हैं और जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि वो क्लोन हम कंसिडर वर्ड यूज नहीं कर सकते ऑफस्प्रिंग्स के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसके अलावा और देख सकते हैं डीएनए ऑफ ओनली वन पेरेंट इज कॉपीड एंड पास टू द ऑफस्प्रिंग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो दोनों ही पेरेंट्स कंसिडर किए जाते हैं जब वो कॉपी करते हैं, ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है। उसके बाद ऑफस्प्रिंग्स आर फॉर्म्ड एट डिफरेंट टाइम्स, ये भी कोई लॉजिक कॉन्सेप्ट नहीं है कि अलग अलग टाइम पे बनेंगे तो इसलिए क्लोन वर्ड यूज नहीं कर सकते। डीएनए ऑफ पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग्स आर कंप्लीटली डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट नहीं बोल सकते यहाँ पे, ठीक है। और इसके लिए हम जो कुछ सिमिलरिटी वहाँ पे दिखाई देती है, टोटली डिफरेंस नहीं है, लेकिन क्लोन के लिए तो टोटली सेम होने चाहिए तभी हम वर्ड यूज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है वो सही रहेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। अमीबा एंड यीस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, हमने पढ़ा भी है। अमीबा के अंदर बाइनरी फिजन शो होता है, ईस्ट के अंदर बडिंग शो करता है। ईस्ट एक फंजाई है जो एसेक्सो जो यूनिसेलुलर है, एक ही सेल की बनी हुई होती है और ये बडिंग शो करती है। रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फिजन एंड बडिंग रिस्पेक्टिवली, इसने बोल भी दिया बिकॉज दे आर, ने बोला है कि ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन क्यों शो करते हैं। कुछ लॉजिकल पॉइंट है वही देखेंगे हम इसके अंदर। सबसे पहले दीज आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, ये इतने छोटे हैं कि इनको माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं, इसलिए बडिंग शो करते हैं ऐसा, या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, ऐसा कोई लॉजिकल रीजन नहीं है। हेटेरोट्रोपिक का मतलब है ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, तो फूड हैबिट भी यहाँ पे कोई लॉजिकल रीजन नहीं है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, दोनों ही सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ये बात सही भी है। और जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं चाहे सिंगल सेल हैं या फिर लोअर जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर हमारे ज़्यादातर एसेक्सुअल मोड है, जो लेस एडवांस मोड रिप्रोडक्शन का हम बोल सकते हैं, वो ज़्यादातर शो होता है। यूनिन्यूक्लिएट ऑर्गेनिज्म, तो न्यूक्लियस की कोई ऐसी कंडीशन यहाँ पे नहीं है कि एक न्यूक्लियस है या दो न्यूक्लियस है तभी हमारा एसेक्सुअल मोड। यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है उनके केस में हम जा सकते हैं कि ये सिंगल सेल हैं, सिंपल ऑर्गेनिज्म है, जिसकी वजह से ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो शो कर सकते हैं। तो हमारा जो सी आंसर है वो यहाँ पे सही रहेगा। उसके बाद ए फ्यू स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर गिवन बिलो। सेक्सुअल, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं और यहाँ पे पूछा हुआ है कि यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट की कौन सी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब भी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो यही देखना है कि पूछा क्या हुआ है, किसके रिगार्डिंग बात पूछी हुई और क्या पूछी हुई है, करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट। स्टेटमेंट देख लेते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर टू इंडिविजुअल, हमेशा ही दो इंडिविजुअल्स की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म भी होते हैं और बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो शो होता है। जरूरी नहीं कि बाई पेरेंटल हो, एक ही पेरेंट में दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन हो तो उनसे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो शो हो सकता है। स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली इन्वॉल्व गैमेटिक फ्यूजन, गैमेट्स का फ्यूजन होता है, दो गैमेट्स मिलते हैं और उसी से ही हम उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जाइगोट बनता है। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे ठीक है। मियोसिस नेवर अकर, मियोसिस रिडक्शन डिवीजन होता है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही देखा जाता है। नेवर का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि नहीं होता है इसमें, तो ये स्टेटमेंट हमारी फाल्स है यहाँ पे। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज ए रूल, एक्सटर्नल मतलब जो शरीर से बाहर, आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी यदि गैमेट्स फ्यूजन करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल। और ये कोई फिक्स रूल नहीं है कि एक्सटर्नल ही होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखी जाती है। तो यहाँ पे भी स्टेटमेंट हमारी फाल्स है। हमारा फर्स्ट और सेकंड जो स्टेटमेंट है वो देख सकते हैं, डी के साथ है हमारा जो आंसर, वो हो जाएगा इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मल्टी सेलुलर फिलामेंटस एल्गा, एक से ज्यादा सेल का बना हुआ फिलामेंट धागे जैसी स्ट्रक्चर है, एल्गा है, एक हमारे पास एल्गी है, शैवाल है। एग्जिबिट्स ए टाइप ऑफ सेक्सुअल लाइफ साइकिल, एक सेक्सुअल लाइफ साइकिल वो शो कर रहा है जिसके अंदर मियोटिक मतलब रिडक्शनल डिवीजन की बात कर रही है यहाँ पे। और जब रिडक्शनल डिवीजन की बात करते हैं तो वहाँ पे एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होता है और डिप्लॉइड से हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनती है। और जब हैप्लॉइड स्ट्रक्चर गैमेट बनते हैं, जब ये तो गैमेट फ्यूज करते हैं तो जाइगोट जैसे ही बनेगा, तो जाइगोट भी हमारा एक डिप्लॉइड, डिप्लॉइड मतलब टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, दो सेट होते हैं। जैसे हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम है, 23 पेयर्स भी बोलते हैं, तो इस पेयर्स के लिए डिप्लॉइड वर्ड यूज किया जाता है। और जब गैमेट बनते हैं तो 46 की जगह पे 23 क्रोमोसोम ही रह जाते हैं, सिंगल पेयर रह जाता है, उस सिंगल पेयर को हम हैप्लॉइड वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे डिप्लॉइड हैप्लॉइड दो टाइप की जो जनरेशन है वो चलती हैं, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनती है, हैप्लॉइड से फिर डिप्लॉइड बनती है। और जब रिडक्शन डिवीजन होता है तो डिप्लॉइड से स्ट्रक्चर हैं जो हैप्लॉइड की तरफ चली जाती हैं, और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है तो हैप्लॉइड से डिप्लॉइड बन जाती हैं। तो इसमें देख सकते हैं कि द अडल्ट फिलामेंट ऑफ दिस एल्गा, मतलब अडल्ट फिलामेंट है वो कैसा होगा। और इसने कुछ स्टेटमेंट इसमें पहले भी दी है कि मियोटिक डिवीजन कब हो रहा है यहाँ पे, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जैसे ही जाइगोट बनता है उसी टाइम पे रिडक्शन डिवीजन हो चुका है। उसके बाद अडल्ट जो बनेगा वो हैप्लॉइड बनेगा। हमारे अंदर कंडीशन उल्टी होती है, हमारे अंदर एक बार जाइगोट बन गया तो उसके बाद अडल्ट में भी वो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर ही रहती हैं। उसके बाद जो रिडक्शन डिवीजन है वो केवल गैमेट के फॉर्मेशन के टाइम बनता है, नॉर्मल हमारी बॉडी है वो डिप्लॉइड ही रहती है। तो इसमें कंडीशन दे दी कि जाइगोट के बाद ही रिडक्शन डिवीजन हो गया है, इसके बाद वाली जो स्ट्रक्चर है अडल्ट फिलामेंट है वो क्या रहेगा इसका। यहाँ से आइडिया भी लग रहा है कि उसके अंदर जो हैप्लॉइड वेजिटेटिव सेल होंगी, जबकि इसलिए बोल रहा है डिप्लॉइड गैमेटेंजिया होएगा। गैमेटेंजिया भी अडल्ट से ही बनता है। और गैमेटेंजिया के अंदर इसमें एक ही बात हमने याद रखनी है कि जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है वो केवल जाइगोट ही है, इसके अलावा जिससे गैमेट्स बनते हैं वो भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर रहेगी, चाहे वो गैमेटेंजिया हो चाहे वो नॉर्मल हैप्लॉइड या फिर जो अडल्ट बॉडी हो। तो इसके अंदर दोनों ही हैप्लॉइड सेल रहेंगी, हम देख सकते हैं इसके अंदर। तो इसका जो डी है, हैप्लॉइड वेजिटेटिव सेल्स हैं और हैप्लॉइड ही गैमेटेंजिया है। क्यों? क्योंकि इसमें जाइगोट ही एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो डिप्लॉइड है, इसके अलावा अडल्ट बना है, अडल्ट के अंदर भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर रहेंगी, सारी सेल हैप्लॉइड रहेंगी, वेजिटेटिव हो चाहे वो रिप्रोडक्टिव हो। और रिप्रोडक्टिव सेल के लिए ही इसने गैमेटेंजिया, गैमेटेंजिया मीन्स जो गैमेट्स लिए हुए है, गैमेट्स बनाएगी या जिसको हम गैमेटोफाइट भी बोलते हैं, वो स्ट्रक्चर तो हैप्लॉइड होती ही है, वो तो डिप्लॉइड होने का कोई सवाल ही नहीं है। इसमें आप यदि पढ़ोगे तो कोई भी स्ट्रक्चर डिप्लॉइड नहीं है, दोनों ही हैप्लॉइड आएंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेल गैमेट्स ऑफ राइस प्लांट, जो दान का पेड़ है उसके मेल गैमेट्स हैं जो वो हैप्लॉइड हैव, क्योंकि गैमेट्स जो बनते हैं वो हैप्लॉइड ही होते हैं और उसके पास 12 क्रोमोसोम नंबर हैं उनके न्यूक्लियस के अंदर। द क्रोमोसोम नंबर इन द फीमेल गैमेट जाइगोट एंड सेल्स ऑफ सीडलिंग, सीडलिंग मीन्स सीड से जो पहला एक नया प्लांट लाइट बनता है उसको सीडलिंग बोलते हैं, उसके अंदर इसने पूछा है कि कितने क्रोमोसोम नंबर रहेंगे। तो जो गैमेट्स बनते हैं गैमेट गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस से, वो रिडक्शनल डिवीजन से बनते हैं, तो वहां पे क्रोमोसोम नंबर एन रह जाते हैं। तो यहाँ पे चाहे मेल गैमेट हो, और तो इसने मेल गैमेट की बात की है जिसका इसने नंबर दे दिया है
12 क्रोमोसोम नंबर, और यहाँ पे बोला है इसने फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट के अंदर भी सेम ही क्रोमोसोम नंबर रहेंगे 12। उसके बाद तो ये यदि हमको पता है तो दो तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन है वैसे ही इनकरेक्ट हो जाते हैं, 24 तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि इसने रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज किया है। जिस सीरीज में इसने पूछा है भाई सबसे पहले फीमेल गैमेट, उसके बाद जायगोट। जायगोट हमको पता है फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर हैं दो मिलके वो क्या बन जाती हैं 2n, मतलब डबल हो जाता है क्रोमोसोम नंबर। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जायगोट के अंदर 24 है। और उसके बाद जो सीड बनेगा हायर प्लांट्स के अंदर, सीड भी एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर ही होती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 24 सीड में और सीडलिंग में है, और जो फीमेल गैमेट है उसके अंदर कितने हैं 12। तो यहाँ पे टी के साथ हम चले जाएंगे। एक सिंपल सा एक न्यूमेरिकल टाइप था जो हमको हैप्लॉइड से रिलेटेड यहाँ पे पूछा हुआ था। उसके बाद गिवन बिलो आर फ्यू स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अभी जैसे हमने बात की थी यदि बॉडी से बाहर गैमेट्स फ्यूज करते हैं तो उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और इसमें करेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछी हुई है, द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड एंड रिलीज्ड साइमल्टेनियसली। एक साथ रिलीज होते हैं। साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ रिलीज होना दोनों का बड़ा जरूरी है। यदि आगे और पीछे रिलीज हो गए, मेल गैमेट्स पहले रिलीज हो गया तो फीमेल गैमेट्स बाद में, तो उनके फ्यूज करने की जो जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। तो ये हम मान सकते हैं कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी। ओनली ए फ्यू गैमेट्स आर रिलीज्ड, ये जहाँ पे ओनली वर्ड आ जाता है तो वो आपको नेगेटिव स्टेटमेंट की तरफ लेके जाता है। इसमें बोला भी है ओनली ए फ्यू गैमेट्स आर रिलीज्ड इनटू द मीडियम। कुछ गैमेट्स नहीं फ्यूज किए कुछ गैमेट्स नहीं छोड़े जाते, बहुत सारे गैमेट्स छोड़े जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें से कुछ गैमेट्स हैं ताकि वो फ्यूज करने की कैपेसिटी रख सकें। यदि कुछ ही छोड़ेंगे हम तो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। वाटर इज द मीडियम इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बिल्कुल सही बात है, वाटर के अंदर ही ज़्यादातर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो शो होता है। और ये तो हम पढ़ते भी हैं 11th क्लास में, जो टेरिडोफाइट्स है ब्रायोफाइट्स हैं वो वाटर के आसपास ही क्यों मिलते हैं, क्योंकि उनकी एक मेन जो फेज होती है उसके अंदर सेक्सुअल जब फेज वो कंप्लीट करते हैं उसमें वाटर की बड़ी ज़रूरत होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की। उसके बाद हालांकि दो स्टेटमेंट हमने ट्रू निकाल ही लिए, फिर भी देख लेते हैं। ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हैव बेटर चांसेस। बेटर चांसेस के सर्वाइवल नहीं होता इसमें, इसमें कम रहता है क्योंकि वो एक्सटर्नल बॉडी से बाहर है। तो प्रीडिएटर्स हैं, कोई भी फिश वगैरह है या फिर कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म है उनको मार सकते हैं। तो बेटर सर्वाइवल तो नहीं बोल सकते हम, सर्वाइवल रेट तो काफ़ी लो रहता है। तो दो स्टेटमेंट हैं जो फर्स्ट एंड थर्ड बी के साथ हम यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो ठीक हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट, द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो डिस्क्राइब द सर्टेन फीचर्स ऑब्जर्व्ड इन पिस्टल। फ्लावर के अंदर जो पिस्टल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसके बारे में पूछा हुआ है कि कौन सी स्टेटमेंट है यहाँ पे ऑब्जर्व की जा सकती है या फिर ट्रू है, करेक्ट है। पिस्टल में है वो मैनी कार्पल, पिस्टल के अंदर काफ़ी सारे कार्पल्स हैं वो मिल सकते हैं। बाई कार्पल, मोनोकार्पलरी, बाई कार्पलरी, मल्टी कार्पलरी कंडीशन हो सकती है रिप्रोडक्टिव। हालांकि हम छोटी क्लास में तो पिस्टल और कार्पल एक ही वर्ड पढ़ते हैं, लेकिन ये मान सकते हो कि कार्पल के ग्रुप को ही यहाँ पे पिस्टल बोला हुआ है। ईच कार्पल में हैव मोर देन वन ओव्यूल, एक कार्पल के अंदर एक से ज़्यादा ओव्यूल है वो भी मिल सकता है, बिल्कुल सही है ये भी। उसके बाद ओनली वर्ड यहाँ पे जब आ जाते हैं तो ये हमारी नेगेटिव स्टेटमेंट चली जाती है। हालांकि यहाँ पे दो स्टेटमेंट हमारी वो ठीक होती हैं, फिर भी हम पढ़ सकते हैं। ईच कार्पल हैज ओनली वन ओव्यूल, ये कोई कंडीशन नहीं है कि एक ही ओव्यूल हो, एक से ज़्यादा ओव्यूल भी मिल सकते हैं। पिस्टल हैव ओनली वन कार्पल, पिस्टल के अंदर केवल एक ही कार्पल होता है, और ये भी कोई कंडीशन यहाँ पे फिक्स नहीं है। तो हमारे फर्स्ट और सेकंड जो स्टेटमेंट है वो ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन करेक्टली डिस्क्राइब द सिमिलरिटी बिटवीन द एंजियोस्पर्मिक एग, एंजियोस्पर्म्स मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स, और ह्यूमन एग। उनके अंदर कौन सी जो कंडीशन है वो दोनों में ही सिमिलर है। एग की बात की है तो दोनों में ही एग हमारी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर हो, एग की बात की है तो हैप्लॉयड स्ट्रक्चर रहेगी क्योंकि ये फीमेल गैमेट होता है, और मेल गैमेट जब फ्यूज करता है तो एक जाइगोट जो स्ट्रक्चर बनेगी वो डिप्लॉयड रहेगी। तो हालांकि इसने केवल एग की बात की है। एग ऑफ बोथ आर फॉर्म्ड ओनली वंस, ये ओनली स्टेटमेंट मैंने बोला है, जहाँ पे ओनली वर्ड आएगा वहाँ पे स्टेटमेंट आपकी फाल्स ही रहेंगी।
तो एक बार तो जरूर नहीं बनता, बार बार बनते हैं लाइफ में एग, ऐसा नहीं है कि एक बार ही बनेगा। ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, और इसमें पूछा भी करेक्ट स्टेटमेंट ही। बोथ द एंजियोस्पर्म्स एग एंड ह्यूमन एग आर स्टेशनरी, दोनों ही स्टेशनरी होते हैं। ये बात ठीक है, मेल गैमेट को ही यहाँ तक मूव करके आना पड़ता है। ये दोनों एग हैं वो मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह। बोथ द एंजियोस्पर्म एग एंड ह्यूमन एग आर मोटाइल ट्रांसपोर्टेड, आर मोटाइल एंड ट्रांसपोर्टेड। ऊपर वाली स्टेटमेंट का जस्ट अपोजिट है, स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे फॉल्स है। सिनगैमी इन बोथ रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, दोनों में ही सिनगैमी होती है। सिनगैमी मतलब फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। और ये स्टेटमेंट भी दोनों के लिए ठीक हम मान सकते हैं। तो स्टेशनरी वाली स्टेटमेंट सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी सही है। सेकंड और फोर्थ के साथ हमारा जो आंसर है वो करेक्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अपीयरेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट्स के अंदर दिखाई देता है, और जिसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स हैं वो बनती हैं। नोड्स कौन सी स्ट्रक्चर होती है, जहाँ पे प्लांट के अंदर गांठें बनी होती हैं। तो यहाँ से कुछ नोड से बोल रहा है कि कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनती हैं जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं प्लांट्स के अंदर, जैसे शुगर केन है, जिंजर है। और ये नोड्स पे क्यों बनती हैं, इसका रीजन आपसे पूछा है कि क्यों बनेगी, रीजन आपको करेक्ट बताना है। नोड्स आर शॉर्टर देन इंटर नोड्स, ये बात इसकी ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम बोल नहीं सकते कि इसका कोई लॉजिकल रीजन है। छोटे होने की वजह से ही हमारी जो स्ट्रक्चर है वो बनेगी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। उसके बाद मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम पढ़ते हैं 9th क्लास से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं इसके बारे में। क्या होते हैं, जो कि डिवाइडिंग कैपेसिटी शो करते हैं, जो लगातार डिवाइड करें और आगे नए सेल्स हैं उनको बना सके। और जैसे हमने रिप्रोडक्शन में देखा है कि आगे एक नया ऑर्गेनिज्म बनाना होता है, जिसकी वजह से एक मेरिस्टेमेटिक सेल्स की वहाँ पे काफ़ी ज़रूरत रहती हैं। तो लॉजिकली यदि हम बात करें तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं उनके पास, इसलिए ही वो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स बना पाते हैं। स्टेटमेंट हालांकि हमारी बी ठीक है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। नोड्स आर लोकेटेड नियर द सोइल, नोड्स जरूरी नहीं है कि सोइल के पास ही हो, मिट्टी के पास। नोड्स की लोकेशन मिट्टी से अबो भी रहती है। फूड सिस्टम में एरियल पार्ट में भी मिलता है, हवा के अंदर मिल सकते हैं। नोड्स हैव नॉन फोटोसिंथेटिक सेल्स, फोटोसिंथेटिक सेल्स भी इनके अंदर मिल सकती हैं। गन्ने के अंदर हम देख सकते हैं जिसके अंदर नोड्स वाली सेल्स हैं वो भी ग्रीन कलर की हो सकती हैं। अर्ली स्टेज में वो जो फोटोसिंथेसिस है वो कर सकती है। ये स्टेटमेंट भी हमारी लॉजिकल नहीं है यहाँ पे। तो रिप्रोडक्शन के बिहाफ से हम बोल सकते हैं कि मेरिस्टेमेटिक सेल हैं जिसके द्वारा वो आगे रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। Which of the following statements support view that elaborate sexual reproduction process appeared much later in the organic evolution? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन मीन्स जो भी नई नई अपडेशन है ऑर्गेनिज्म के अंदर। पहले लोअर ऑर्गेनिजम्स थे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, और जैसे जैसे मल्टी सेलुलरिटी आई एडवांस बने ऑर्गेनिज्म। और आज हम बिल्कुल जैसे 11th में पढ़ते थे, एनिमल के अंदर पोरीफेरा सबसे लोअर फाइलम है, और उसके बाद कोरडेटा के अंदर, वर्टिब्रेट्स के अंदर ह्यूमंस आते हैं जो सबसे एडवांस ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये जो इवोल्यूशन का मतलब यही है कि सिंपलर से एडवांस की तरफ बढ़ना। और किसके रिगार्डिंग इसने बोला है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एक एडवांस है, उसने इवोल्यूशन में काफी रोल प्ले किया है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर ही हम देखते हैं। तो लोअर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैव अ सिंपलर बॉडी डिजाइन, जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर सिंपलर बॉडी है, उनके अंदर ज़्यादा एडवांस करेक्टरिस्टिक्स नहीं होते, जिसकी वजह से वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो नहीं करते। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन लोअर ग्रुप्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन छोटे ऑर्गेनिजम्स में ज़्यादा दिखाई देता है, बड़े ऑर्गेनिजम्स में बहुत कम है, रेयर है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन हायर ग्रुप्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। हायर ग्रुप्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही शो होता है। द हाई इंसिडेंस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स एंड वर्टिब्रेट्स, ज़्यादातर जो इंसिडेंट्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वो जो एंजियोस्पर्म्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उनके अंदर दिखाई देता है। और वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स में जैसे हम पढ़ते हैं ह्यूमंस आ जाते हैं, उनके अंदर शो होता है। तो ये भी एक एडवांसमेंट की तरफ दिखाई देता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम बोल सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन आती हैं, और वेरिएशन आने की वजह से जो नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो ज़्यादा एडवांस बनते हैं। तो यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट है जो फॉल्स रहेगी, थर्ड, और जिसके अंदर थर्ड है वो हमारे ऑप्शन इनकरेक्ट रहेंगे यहाँ पे, और एक ही ऑप्शन है वो ठीक रहेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिट्स द वेरिएशन,
वेरिएशन आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ पे 2 पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, 2 नहीं तो उन वो पार्टिसिपेट करती हैं और रिकम्बिनेशन बनता है, जिसकी वजह से वेरिएशंस हैं वो शो होती हैं। देन द फॉर्म्ड बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज, वेरिएशन आने के क्या चांसेस, क्यों रीजन है वो पूछा आपसे। में देख लेते हैं, डायरेक्ट 4 स्टेटमेंट ही हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज लेंथी प्रोसेस, लेंथी होना कोई लॉजिकल रीजन नहीं है कि जिसकी वजह से ज़्यादा वेरिएशन आएंगी। गैमेट्स ऑफ पेरेंट्स हैव क्वालिटेटिवली डिफरेंट जेनेटिक कंपोजिशन, क्वालिटेटिवली मीन्स उनका जो जेनेटिक मेकअप है, जीन्स का जो कॉम्बिनेशन है, जीन्स जो पाए जाते हैं वो पेरेंट्स में, मेल और फीमेल पेरेंट्स में अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से जो वो फ्यूज करते हैं तो ऑफस्प्रिंग्स में, आने वाली जनरेशन्स में एक नया कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, उसकी वजह से वेरिएशन है वो हो सकती हैं। ये स्टेटमेंट ट्रू है, फिर भी कोई एक लॉजिकल पॉइंट है वो देख लेते हैं। जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम पेरेंट्स ऑफ 2 डिफरेंट स्पीसीज, 2 स्पीसीज तो नहीं होती यहाँ पे, 2 स्पीसीज के बीच में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यदि हो भी जाता है तो ऑफस्प्रिंग्स वाइएबल नहीं रहते हैं, आगे वो रिप्रोडक्शन के कैपेबल नहीं रहते हैं, तो स्पीसीज तो यहाँ पे सेम ही रहेगी, तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो होता है ऑर्गेनिजम्स। स्टेटमेंट फॉल्स है। ग्रेटर अमाउंट ऑफ डीएनए इज इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल, ग्रेटर तो नहीं है, नॉर्मल अमाउंट है वही यूज होती है, एक नॉर्मल सेल्स का जो डीएनए है वही फ्यूज करता है, तो ग्रेटर अमाउंट भी कोई लॉजिकल रीजन नहीं है यहाँ पे, तो हम इसमें बी स्टेटमेंट के साथ है वो चले जाएंगे, बी स्टेटमेंट ही यहाँ पे ट्रू है। उसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के सेट का, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंगेस्ट फ्लोइंग। सिंपल इसमें स्टेटमेंट ही पूछा है कि करेक्ट क्या है, किसी के रिगार्डिंग इसने नहीं बोला है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या एसेक्सुअल है। तो देख लेते हैं स्टेटमेंट। डायोसियस, डायोसियस मीन्स 2 बॉडीज, इसमें मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी मिलती हैं, उसके लिए हम डायोसियस वर्ड यूज करते हैं, और डायोसियस के लिए हर्मैफ्रोडाइट वर्ड है वो भी यूज किया जाता है। और डायोसियस कंडीशन है वो प्लांट्स और एनिमल्स, ये ओनली जब भी वर्ड आ जाता है वहाँ पे ही स्टेटमेंट हमारी जो है फॉल्स हो जाती है। हालांकि यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 जगह पे ओनली वर्ड आया हुआ है, ओनली एक फिक्स रूल को शो करता है, और साइंस में कोई भी एक फिक्स कंडीशन कभी नहीं मिलती, एक्सेप्शंस बहुत जगह एग्जिस्ट करते हैं, कोई ना कोई एक्सेप्शंस हर जगह मिलेगा, तो मे बी वाली जो कंडीशंस हैं वो ज़्यादातर हम सही मानते हैं, जहाँ पे भी रूल फिक्स आ जाता है ना वहाँ पे वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा जो सी है वो भी देख लेते हैं, डायोसियस ऑर्गेनिजम्स हैं वो बोथ प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ही शो हो सकते हैं, बाकी जरूरी नहीं है कि वो प्लांट्स में मिलेंगे या फिर एनिमल्स में। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देयर इज नो नेचुरल डेथ इन द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जो अमीबा जैसे ऑर्गेनिज्म हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं और कुछ बैक्टीरिया है, उनके अंदर बोला है कि नेचुरल डेथ नहीं होती है। नेचुरल मतलब उनकी बॉडी ओल्ड नहीं होती, और ओल्ड होने के बाद है वो कंप्लीटली डेथ नहीं होती उनकी। उसका क्या रीज़न है? हालांकि कोई एक्सीडेंटल डेथ है उनके अंदर शो हो सकती है कि किसी डैमेज की वजह से सेल है वो ऐसी इतनी हद तक नुकसान में चली गई कि वो मर जाए, वरना नॉर्मली वो सर्वाइव करते रहते हैं, आगे की आगे उनकी जो सेल्स है वो सर्वाइव करेगी। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, पहली बात तो यही है, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। ये उनकी नेचुरल डेथ से रिलेटेड हम लॉजिकल रीजन नहीं मान सकते कि सेक्सुअल नहीं है तो इसलिए वो आगे नेचुरल डेथ नहीं शो करेंगे। दे रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, ये बात सही है कि बाइनरी फिजन शो करेंगे, और जो पेरेंट की जो सेल होती है वो आगे जैसे ही डॉटर सेल्स बनाती है, नई जनरेशन बनाती है, तो उसके अंदर जो मटेरियल है, जो सेल का जितना मटेरियल है वो डिवाइड हो जाता है, उसके बाद इनका जो मटेरियल है वो आगे वाली सेल्स में रहेगा। तो बाइनरी फिजन की कंडीशन की वजह से ही, क्योंकि फिजन तो मल्टीपल भी होता है और इसके अलावा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन है, रीजनरेशन है, उनके अंदर भी नेचुरल डेथ है वो शो नहीं होती है, तो केवल बाइनरी फिजन नहीं मान सकते हम। यदि बोलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की और भी कंडीशन हो सकती थी, फिर ये स्टेटमेंट ठीक हो सकती थी। ये देख लेते हैं, पेरेंटल बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑफस्प्रिंग, जैसे भी बताया है पेरेंट्स की जो भी बॉडी है वो आगे ऑफस्प्रिंग्स के अंदर ही बांट ली जाती है, और आगे जैसे जैसे ये सेल्स और आगे डिवाइड करेंगी तो वो भी आगे अपनी मटेरियल है उसको डिस्ट्रीब्यूट करती जाएंगी, चाहे वो बाइनरी फिजन हो, चाहे वो रीजनरेशन हो, बडिंग हो, कितने भी टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, उसके अंदर लगभग कंडीशन यही रहती है कि आगे आगे वो बढ़ती रहती हैं।
दे आर माइक्रोस्कोपिक। ये भी कोई लॉजिकल रीजन नहीं है कि माइक्रोस्कोपिक है इसलिए ही वो नेचुरल डेथ शो नहीं करते हैं। तो सी स्टेटमेंट है यहाँ पे हमारी वो प्रूव हो जाती है। तो आज के लिए हमारे जो 14 क्वेश्चंस हैं, इसके बाद हम 14 के बाद वाले जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। और कंटिन्यू रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे आपको चैप्टर वाइज ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो मिलेंगे, और एक क्वेश्चन से ही आप काफ़ी सारा चैप्टर है वो यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।